उस आदमी ने अपने ठीक सामने मौजूद पवित्र तलवार को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी जगह तलवार की परछाई को चुनने के लिए पीछे मुड़ गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे पवित्र तलवार की शक्ति की चाह नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि केवल परछाइयों से जन्मी यह ब्लेड ही उसके साथ तालमेल बिठा सकती थी। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैं उसी की वजह से दुनिया का सबसे मजबूत हत्यारा बना था। जहां मेरे बड़े भाई को पवित्र तलवार द्वारा चुना गया था और वह परिवार की महिमा के लिए नियति का बालक बना, वहीं मैं स्वेच्छा से उसकी परछाई बन गया और अंधेरे में चुपचाप उसके रास्ते के हर कांटे को हटाता रहा। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के शाही सेना ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। वहां न केवल महाद्वीप के सभी प्रसिद्ध शीर्ष विशेषज्ञ इकट्ठा हुए थे, बल्कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ था। भले ही मैं गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उनमें से किसी एक की भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा और पूछा कि क्या इस ऑपरेशन का आदेश खुद सम्राट ने दिया था। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे शरीर से एक बार फिर से भारी दबाव पैदा हुआ, जिससे उस आदमी ने हैरान होकर आह भरी कि मैं सचमुच उतना ही शक्तिशाली था जितनी अफवाहें थीं। मेरे चारों ओर जानलेवा आभा को और तेज होते देख वह तेजी से पीछे हट गया और हमारे बीच की दूरी बढ़ा दी। उसने बताया कि मुझे गुप्त तकनीकों के साथ भागने से रोकने के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक निंस्टर जादुई ढाल तैयार की थी। जैसे ही मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा, तभी अचानक मेरे सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक भगवान जैसी उपस्थिति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो मेरा बड़ा भाई था, एशेल। उसे देखते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया और फिर एक भयानक लेकिन साहसिक विचार मेरे दिमाग में कौंधा। क्या इस हमले के पीछे का असली मास्टरमाइंड असल में मेरा अपना भाई हो सकता है? मेरा शरीर कांपने लगा और आखिरकार मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी मुझे खुद एशेल से सच्चाई का पता चला। उसे सम्राट बनाने के लिए परिवार ने मुझे खत्म करने का फैसला किया था। उस इंसान को जो परिवार के सभी काले कारनामों को जानता था, केवल इस दाग को हटाकर ही उसका सिंहासन सुरक्षित रह सकता था। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार न होते हुए मैंने अपने खंजर को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि मेरे शरीर के भीतर का काला पदार्थ अनजाने में बाहर निकलने लगा था। हालांकि एशेल ने कहा कि इसी काली शक्ति ने मुझे एक बदसूरत कातिल राक्षस में बदल दिया था। उसने मुझ पर इसका सच छिपाकर सबको धोखा देने का आरोप लगाया। उसकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार था? चाहे वह शाही सिंहासन के लिए हालिया आंतरिक संघर्ष हो, दानव राजा की सेना के खिलाफ अभियान हो, खुद दानव राजा की हत्या हो, या महाद्वीप को एकजुट करने के लिए लड़ी गई जंग हो, मैंने हर एक लड़ाई में भूमिका निभाई थी। जब भी परिवार अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता था, मैं ही था जिसने उनके लिए सब कुछ संभाला। परिवार ने जो कुछ भी मांगा, मैंने बिना किसी झिझक के उसे पूरा किया। और अब एक खून से सने हथियार की तरह मुझे फेंका जा रहा था और चुप कराया जा रहा था, ताकि परिवार अपने सारे अंधेरे को हमेशा के लिए दफन कर सके। उसके पीछे खड़े कई शक्तिशाली योद्धा हैरान थे कि मैं अभी भी इतनी भयानक जादुई शक्ति छोड़ सकता हूँ। इस मोड़ पर भी अपना रूपांतरण पूरा करने के बाद मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दुनिया का बेजोड़ युद्ध नायक असल में डर के मारे अपने ही छोटे भाई को मारना चाहता है। मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि उसे भी गुस्सा आ गया है। अगले ही पल मैं आगे बढ़ा और उसके साथ लड़ाई में उलझ गया। अपनी ज़बरदस्त गति का उपयोग करते हुए मैंने लगातार अपनी पोजीशन बदली और उस पर बेरहमी से हमला किया। जब तक मैं उसे एक बार भी छू लेता तो वो काली धुंध ऐसे घाव दे देती जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे। जैसे ही मुझे एक मौका मिला और मैं उस पर वार करने ही वाला था, रोशनी के एक बैरियर ने अचानक मेरे हमले को रोक दिया। उसके पीछे देखते ही मुझे एहसास हुआ कि उसके एक अधीनस्थ ने बैरियर मंत्र चलाया था। जैसे ही मेरा ध्यान हैरानी की वजह से भटका, वो मुड़ा और अपनी तलवार सीधे मेरे शरीर के पार कर दी। मेरा खंजर मेरे हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर गया। एशेल के ठंडेपन ने मेरे सारे प्रतिरोध को बर्फ की तरह जमा दिया और फिर उसने मुझे लात मारकर दूर फेंक दिया। जमीन पर पड़े हुए मुझे सिर्फ लाचारी और नफरत महसूस हो रही थी। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई, अपना खंजर उठाया और पीछे से उसकी ओर लपका। मेरी ब्लेड उसका गला रेतने ही वाली थी कि अचानक उसने पवित्र तलवार की शक्ति को मुक्त कर दिया और मुझे पूरी तरह से कुचल दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरा शरीर पसीने से तरबतर था और मेरे पास मेरी पूर्व नौकरानी एमिली खड़ी थी, जो मुझे जगा रही थी। लेकिन मुझे जिस बात ने उलझन में डाल दिया वो यह थी कि हम साफ तौर पर 20 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। फिर भी उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे बचपन से याद था। यहाँ तक कि मेरे आसपास का कमरा भी बिल्कुल मेरे बचपन की यादों वाले कमरे जैसा दिख रहा था। कुछ समझते हुए मैंने जल्दी से अपने चेहरे को छुआ और पाया कि मेरा रूप भी एक बच्चे जैसा हो गया था। इससे पहले कि मैं आगे कुछ सोच पाता, एमिली ने मुझे टोकते हुए पूछा कि क्या मैं जानबूझकर टालमटोल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तलवारबाजी के अभ्यास में नहीं जाना चाहता। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं समय में पीछे अपने बचपन में लौट आया हूँ। जब मैं बाहर निकला और जाने पहचाने ड्यूक के महल को देखा तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया।
कुछ ही देर में एमिली मुझे एक ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आई। मुझे याद आया कि यह दौर साल 985 का था, यानी 27 साल पहले। हर महीने की शुरुआत में ड्यूक के इलाके में तलवारबाजी के मुकाबले होते थे और इन ज़मीनों के शासक मेरे पिता ड्यूक बेल्ट व्यक्तिगत रूप से इन मुकाबलों को देखते थे। अगर मुझे सही से याद है तो आज का प्रतिद्वंद्वी क्रेन था, जो मेरा सौतेला भाई था, क्योंकि उसकी माँ आधिकारिक पत्नी थी। परिवार में उसका दर्जा मुझसे कहीं ज़्यादा ऊंचा था। दूसरी तरफ मैं महज एक नाजायज़ संतान था, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी अपनी माँ कौन थी। पूरे परिवार में मुझे लगातार प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ता था। अपने पिछले जीवन में इसी दिन मैं मुकाबले के दौरान अपनी फजीहत करवा बैठता और हर किसी का मजाक बनता। उस दिन के बाद से मेरे पिता ने मुझसे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। मुकाबला शुरू होने से पहले एमिली को चिंता थी कि मुझे चोट लग जाएगी और उसने सुझाव दिया कि मुझे बस हार मान लेनी चाहिए। मैंने उसके प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। हालांकि जैसे ही मैंने अपनी तलवार खींची, मुझे अचानक एहसास हुआ कि इतनी साधारण तलवार भी कितनी भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की शारीरिक क्षमताएं भी अतीत जैसी ही हो गई थीं। जैसे ही मैंने अखाड़े में कदम रखा, क्रेन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा कि मैंने अभी तक हार क्यों नहीं मानी और क्या मैं मार खाकर कचूमर बनवाना चाहता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर यह सब सचमुच हकीकत है तो इस बार मैं अपनी किस्मत को बिल्कुल बदल कर रहूँगा। जैसे ही ड्यूक ने मैच शुरू करने की घोषणा की, क्रेन तलवार लेकर आगे लपका। उसकी आंखों में मैं उसकी जीत के लिए महज एक सीढ़ी था, लेकिन मेरी आंखों में उसकी हरकतें एक घोंघे की तरह धीमी थीं। बस एक आसान से साइड स्टेप और टर्न के साथ मैंने आसानी से उसके हमले को चकमा दे दिया। चूकने के बाद क्रेन ने हार मानने से इनकार कर दिया और दूसरा वार करने के लिए तुरंत पीछे मुड़ा। लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार पूरी तरह से ऊपर उठ पाती, मैंने उसे मारकर उसके हाथ से उड़ा दिया। फिर मैंने उसके पैर पर जोर से लात मारी। तेज दर्द के कारण तुरंत उसका पसीना छूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, यहाँ तक कि दोबारा खड़ा होने में भी असमर्थ हो गया। जब क्रेन की माँ ने यह देखा तो अपने बेटे को उस हालत में देखकर बेहद दुखी हो गई। उस समय मुझे बस अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखनी थी और रेफरी मुकाबले को खत्म घोषित कर देता। लेकिन मेरा इरादा इसे इतनी आसानी से खत्म करने का नहीं था। मेरे पिछले जीवन में क्रेन मुझे लगातार प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि एकेडमी में जाने के बाद भी उसका यह जुल्म कभी नहीं रुका। इस बार मुझे उसे एक कड़ा सबक सिखाना था और उसे दिल की गहराइयों से मुझसे डराना था। यह सोचते हुए मैं दोबारा आगे बढ़ा, यह देखकर कि मेरा अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं है। क्रेन ने जल्दी से हार मानने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वो हार मानने का शब्द भी पूरा कह पाता, मैंने उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। इस मुकाबले के बाद ड्यूक ने अपने पहले से तय सैन्य अभियान को टाल दिया और कहा कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए अपने सीधे उच्च पदस्थ शूरवीर याकन को मुझे स्टडी रूम तक ले जाने का इंतजाम भी किया। जब हम वहाँ जा रहे थे तो क्रेन की माँ मार्गरेट सीधे हमारे सामने आ गई। उनके चेहरे पर नाखुशी के भाव देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। इसलिए मैंने जानबूझकर आग में घी डालते हुए उनसे पूछा कि क्या क्रेन मेडिकल रूम में ठीक है डचेस। जैसा कि उम्मीद थी, वो तुरंत आग बबूला हो गई और मुझ पे चिल्लाई कि मैंने अपने ही भाई को इतनी बुरी तरह पीटा और फिर भी उसके बारे में पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैंने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और पास से गुजरते हुए उसे बस नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उसने अचानक मेरी माँ का अपमान किया, उन्हें नीची जाति की कहा और कहा कि इसी वजह से उन्होंने मेरे जैसे नीच इंसान को जन्म दिया है। जैसे ही मैंने वे शब्द सुने, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं मुड़ा और एक बिल्कुल ठंडी निगाह से उसकी ओर देखने लगा, ये सोचते हुए कि क्या मुझे उसे उसी वक्त वहीं मार देना चाहिए। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मौत उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं चाहता था कि वो अच्छी तरह से तड़पे, इसलिए मैंने अपनी जान लेने की इच्छा को दबाया और शांति से उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि क्रेन और मैं जल्द ही एक साथ एकेडमी में प्रवेश करने वाले हैं। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई। मैडम, यकीनन आप नहीं चाहेंगी कि एकेडमी में रहने के दौरान आपके लाडले बेटे के साथ किसी तरह का हादसा हो जाए, है ना? मेरे शब्दों में छिपी धमकी को सुनकर उसने तुरंत अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे सजा देना चाहती हो। सौभाग्य से याकन ने बीच बचाव किया और उसे रोकते हुए कहा कि ड्यूक को मुझसे तुरंत मिलना है और अब और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। उसने इसके बाद मार्गरेट को एक तीखी निगाह भी दी। कोई और रास्ता न होने पर मार्गरेट केवल अपने गुस्से को दबाकर रह गई और उसने इरादा छोड़ दिया, क्योंकि इस घर के भीतर ड्यूक के आदेशों का पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के पालन करना होता था। उस पल मुझे लगा कि याकन वाकई भरोसेमंद थी, यहाँ तक कि खुद डचेस का सामना करते हुए भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। स्टडी रूम में प्रवेश करने के बाद मैंने ड्यूक को खिड़की के पास अकेले खड़े देखा। मैं आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। उन्हें पिता कहा, इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए। उनके साथ अकेले रहे मुझे पहले ही 15 साल हो चुके थे। वह महान शासक थे जो उशुप साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र बेरियस पर शासन करते थे और पूरे महाद्वीप के लोग सम्मानपूर्वक उन्हें महाद्वीप का रक्षक कहते थे। अपनी ज़बरदस्त जादुई शक्ति और असाधारण नेतृत्व के साथ
उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर राक्षसों के एक के बाद एक हमलों का सामना किया था। मेरी यादों में वो हमेशा पूरे महाद्वीप में शांति और सभी संघर्षों का अंत चाहते थे, लेकिन मेरी आंखों में वो महज एक मूर्ख व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने में बिता दिया। हमारे बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि मैंने क्रेन के हमलों को कैसे चकमा दिया और मैंने वास्तव में तलवारबाजी कब सीखी। मैं पहले से ही जानता था कि मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैंने यूं ही एक बहाना बना दिया और उनसे कहा कि मैं हर रात अकेले तलवारबाजी का अभ्यास करता था। हालांकि पिताजी ने जवाब दिया कि उनकी जानकारी के अनुसार मुझ में न केवल तलवारबाजी की प्रतिभा की कमी थी, बल्कि मैंने हमेशा इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी। उन्होंने पूछा कि मैंने इतनी उत्कृष्ट ताकत क्यों छिपाई थी। शर्मीले होने का नाटक करते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं बस बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन पिताजी ने मुझसे पूछताछ जारी रखी और पूछा कि क्रेन को हराने के बाद भी मैं उसे क्यों पीटता रहा। उस सवाल को सुनकर मेरा दिल कांप उठा। पिताजी निश्चित रूप से इस जवाब के माध्यम से मेरे चरित्र और मानसिकता को परखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं केवल कुछ साबित करना चाहता था। जब उन्होंने पूछा कि मैं वास्तव में क्या साबित करना चाहता था, तो मैंने जवाब दिया कि भले ही हम दोनों उनके बेटे हैं, लेकिन मैं क्रेन से ज़्यादा मजबूत हूँ और श्रेष्ठता साबित करना ही एक मुकाबले का असली अर्थ है। मेरा जवाब सुनने के बाद पिताजी अचानक हंस पड़े। उन्होंने मेरे शांत और समझदारी भरे जवाब की तारीफ करते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं निश्चित रूप से एशेल का एक शक्तिशाली समर्थक बनूंगा। जैसे ही मैंने अपने बड़े भाई का नाम सुना, मेरे शरीर के पार जाती उसकी ठंडी तलवार की यादें मेरे दिमाग में फिर से ताज़ा हो गईं। ऐसा लगा कि पिताजी अभी भी मुझे पहले की तरह ही महत्व देते थे और मुझ पर भरोसा करते थे। आखिरकार पिताजी ने कहा कि मेरे बेहतरीन प्रदर्शन के इनाम के रूप में मैं जो चाहूँ मांग सकता हूँ। चूँकि ऐसा था, मैंने फैसला किया कि मैं उस कमीने के हासिल किए जाने वाले हर एक सपने को बर्बाद कर दूंगा। यह सोचते हुए मैंने पिताजी से कहा कि मैं उनके साथ युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहता हूँ। दृश्य वापस मेरे बेडरूम में बदल गया। जब एमिली ने सुना कि मैं सेना के साथ अग्रिम मोर्चे पर जाने की योजना बना रहा हूँ, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आखिरकार वह जगह अनगिनत क्रूर जादुई जानवरों से भरी थी और कोई भी किसी भी पल अपनी जान गंवा सकता था। उशुप साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बेरियस महाद्वीप पर एकमात्र ऐसी जगह थी जिसे युद्ध का असली अग्रिम मोर्चा माना जाता था। इसके आगे लामिया मर्चेंट किंगडम था, जिसने सैकड़ों वर्षों तक मानवता और राक्षस जाति के बीच युद्ध के मैदान के रूप में काम किया था। उस समय पिताजी ने मेरे सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर मुझे यह साबित करना होगा कि मैं लामिया मर्चेंट किंगडम की यात्रा करने के योग्य हूँ। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि पिताजी किस तरह की योग्यता की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत बढ़ना था। भले ही मेरा शरीर और शारीरिक शक्ति मेरी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कमज़ोर थी, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास अभी भी मेरे पिछले जीवन की यादें और युद्ध का अनुभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे शरीर के भीतर अभी भी थोड़ी मात्रा में जादुई शक्ति बची थी। जब तक मैं अपने शरीर को पर्याप्त स्तर तक प्रशिक्षित नहीं कर लेता, तब तक मैं अंततः उस शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। इससे पहले कि मैं सोचना जारी रख पाता, मेरे कमरे का दरवाज़ा अचानक जोर से लात मारकर खोला गया। ऊपर देखते ही मैंने पाया कि अंदर आने वाली मेरी बड़ी बहन एलिस थी। उसने युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर जाने की मेरी मूर्खतापूर्ण मांग की गुस्से में आलोचना की और मुझे चेतावनी दी कि सिर्फ इसलिए अहंकारी न बनूं क्योंकि मैंने क्रेन को हरा दिया था। आखिरकार उसने मुझे छत पर अपने पीछे आने का आदेश दिया। छत पर पहुंचने के बाद एलिस ने घोषणा की कि अगर मैं 3 मिनट तक उसके हमलों के सामने टिक गया तो वो मुझे अग्रिम मोर्चे पर जाने देने के लिए राजी हो जाएगी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो सचमुच इसे गंभीरता से करने का इरादा रखती है। उसने मुझसे बकवास बंद करने को कहा और मुझसे सिर्फ एक बात पूछी कि क्या मेरा इरादा परिवार की संपत्ति विरासत में लेने का है। यह सुनकर कि वो वास्तव में यही पूछना चाहती थी, मैं अवाक रह गया। मुझे उन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जब एलिस ने देखा कि मैं चुप रहा, तो उसने मान लिया कि मैं इसे चुपचाप स्वीकार कर रहा हूँ। अगले ही पल उसने नकली और असली हरकतों के मिश्रण का उपयोग करके मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी तलवार उठाई और उसके वार को सामने से रोका। पीछे धकेले जाने के बाद एलिस तुरंत सदमे में आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे जैसा छोटा बच्चा उसकी तलवार को कैसे रोक सकता है। इस बीच मैंने मन ही मन सोचा, मेरी प्यारी बहन, मुझे यह मत बताना कि तुम अपने से बहुत छोटे भाई से लड़ने को लेकर सचमुच गंभीर हो। पीछे हटने के बाद एलिस ने हमारे बीच की दूरी बढ़ाने के लिए तेज़ी से पीछे छलांग लगाई। तभी आखिरकार उसने उस हथियार पर ध्यान दिया जो मेरे हाथ में था। मेरे हाथ में तलवार महज एक पतली रैपियर थी, फिर भी यह एलिस की भारी लॉन्गसोर्ड को सटीक रूप से रोकने में कामयाब रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह किस्मत थी या मैं शुरू से ही अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन वो पहले से ही चिढ़ने लगी थी। अपने दांत पीसते हुए उसने व्यंग्य से टिप्पणी की कि परिवार का छोटा टुकड़ा वास्तव में काफ़ी सक्षम लग रहा है। जैसे ही मैंने उसके चेहरे के भाव देखे, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ।
इसके बाद के पलों में एलिस ने मुझ पर हमलों की एक बेरहम बौछार कर दी। आखिरकार मेरे डिफेंस में एक मौका पाकर उसने हवा में ऊंची छलांग लगाई और दोनों हाथों से अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। मैंने तुरंत अपने रैपियर को उल्टी पकड़ में उठाकर उसके वार को रोका, क्योंकि दबाव में मेरी ब्लेड झुक गई थी। रैपियर सीधे उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ फिसला और उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। उस हरकत ने एलिस को सचमुच डरा दिया और साथ ही मैंने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने जल्दी से अपनी कलाई घुमाई और ब्लेड का रास्ता बदल दिया। अंत में मेरे पीछे कूदने से पहले हमारी तलवारें एक बार फिर टकराईं। इस जबरदस्त प्रभाव से एलिस खुद कई मीटर पीछे चली गई। उतरने के बाद भी मैं हिला हुआ महसूस कर रहा था। अगर मैंने आखिरी सेकंड में अपनी तलवार की दिशा नहीं बदली होती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। यह लगभग एक आपदा में बदल गया था। मिस्ट सोर्ड आर्ट, डार्क डांस की अधिकांश तकनीकें जिनका मैंने अपने पिछले जीवन में अभ्यास किया था, वे जान लेने वाली तकनीकें थीं। अभी अभी मैंने तलवार का रास्ता बदलने की कोशिश में बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। भले ही मैंने शारीरिक शक्ति के अंतर को पाटने के लिए ब्लेड में जादू फूंक दिया था, लेकिन यह शरीर पहले से ही अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। इस बीच अपनी सुध वापस पाने के बाद एलिस ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओह पृथ्वी और हवा, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और मेरी ब्लेड बन जाओ। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्यारी बड़ी बहन मेरे खिलाफ 6 स्टार मैजिक का उपयोग करने का इरादा रखती है, मेरी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। लेकिन एलिस ने पहले ही अपना रुख नीचे कर लिया था और हमला करने के लिए तैयार थी। उसके हाथ की तलवार वाटर ब्लेड नाम के एक मंत्र में लिपट गई थी। मैं सोचे बिना नहीं रह सका। क्या वो सचमुच मुझे जान से मारना चाहती है? मैंने दिल से चाहा कि वो यह मजाक बंद कर दे, लेकिन एलिस पहले ही भूल चुकी थी कि यह सिर्फ एक मुकाबला था। वो बार बार बुदबुदाती रही कि वो हार नहीं सकती। उस समय तक मैं पहले से ही छत की दीवार के बिल्कुल किनारे पर धकेला जा चुका था। भले ही मैं उसके अगले हमले को रोकने में कामयाब हो जाता, लेकिन केवल उसका प्रभाव ही मुझे छत से उड़ा देता। इस स्थिति में मैं केवल अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा कर सकता था। इसलिए पीछे हटने के बजाय मैं सीधे पहले एलिस की ओर लपका। उसका जादू पहले ही पूरी तरह से आकार ले चुका था। फिर भी न केवल मैंने चकमा देने से इनकार कर दिया, बल्कि मैंने उसकी ओर अपनी गति और बढ़ा दी। आगे दौड़ते हुए मैंने मन ही मन प्रार्थना की, कृपया जल्दी करो और प्रकट हो जाओ। आखिरकार जब हमारे बीच केवल 2 मीटर की दूरी बची थी और हमारा टकराव तय था, याकन अचानक हमारे बीच आ गई। एक हाथ से उसने मुझे आसानी से ऊपर उठा लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने एलिस के 6 स्टार मैजिक हमले को रोक दिया। जिस क्षण उनकी तलवारें टकराईं, उस प्रभाव से पूरा आसमान चमक उठा। एलिस के थोड़ा शांत होने के बाद याकन ने उससे कहा, सचमुच मिस एलिस, छोटे मालिक अभी भी सिर्फ एक बच्चे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? याकन को प्रकट होते देखकर आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। जब एलिस होश में आई तो उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग क्या कर दिया था। वो रोते हुए जल्दी से मुझसे कसकर लिपट गई और बार बार पूछने लगी कि क्या मुझे चोट लगी है। उसने समझाया कि वह मुझे अग्रिम मोर्चे पर जाने से रोकने की जिद में बहुत ज़्यादा डूब गई थी और खुद पर से नियंत्रण खो बैठी थी। मैं बहुत अच्छी तरह समझता था कि एलिस हर चीज़ को पूरी गंभीरता से लेती थी। जिस रॉयल एकेडमी में वह पढ़ती थी, वहाँ पूरे महाद्वीप से जादू, तलवारबाजी, साहित्य और अन्य क्षेत्रों के प्रतिभावान लोग इकट्ठा होते थे। एकेडमी की स्थापना के बाद से एलिस हर विषय में S रैंक हासिल करने वाली सबसे पहली छात्रा थी। वास्तव में कुलीन वर्ग में भी श्रेष्ठ, और साथ ही उसका रूप भी बेहद खूबसूरत था। लोग उसे ईश्वर की संतान तक कहते थे। मेरे पिछले जीवन में वह और सबसे बड़ा बेटा एशेल दोनों महाद्वीप के अगली पीढ़ी के रक्षक के रूप में जाने जाते थे। हालांकि नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उसका एक दुखद अंत हो गया। यह सोचकर मैंने उसकी पीठ पर अपने हाथ थोड़े और कस लिए। इस जीवन में मैं इस दयालु बड़ी बहन की रक्षा करूंगा जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। कुछ देर बाद एलिस ने याकन से पूछा कि पिताजी के व्यक्तिगत रक्षक शूरवीर होने के बावजूद वह सैन्य अभियान में ड्यूक के साथ क्यों नहीं जा रही है। याकन ने जवाब दिया कि ड्यूक ने उसे फिलहाल गुप्त रूप से मेरी रक्षा करने का आदेश दिया था। यही वजह है कि उसने किसी को नहीं बताया था। सच तो यह है कि जब से मैंने कमरे से कदम बाहर निकाला था, मुझे उसके आसपास होने का एहसास हो गया था। हालांकि मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी ने विशेष रूप से उसे मेरी गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए क्यों तैनात किया था, क्योंकि मेरी सहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे सो गया। अगले दिन एलिस एकेडमी वापस लौट गई। यह यात्रा केवल उसके ग्रेजुएशन से पहले पिताजी को आखिरी बार देखने के लिए एक विशेष यात्रा थी। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तुरंत अपने इस छोटे और नाजुक शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उस रात एलिस के साथ मुकाबले के बाद मुझे शारीरिक सहन शक्ति के महत्व का गहराई से एहसास हुआ था। इसलिए अगले 2 हफ्तों के दौरान मैंने बिना आराम किए लगातार ट्रेनिंग की। दुर्भाग्य से परिणाम लगभग न के बराबर थे। इसने मुझे अनिवार्य रूप से पुनर्जन्म से पहले के अपने शक्तिशाली शरीर की याद दिला दी। मुझे पता था कि मुझे किसी न किसी तरह दूसरा तरीका खोजना होगा। उसी समय
एमिद मेरे कमरे में आई और कहा कि एलिस ने मेरे लिए किसी चीज़ की एक बोतल भेजी है। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और पूछा कि ये क्या है, क्योंकि इसकी गंध बेहद खराब थी। बोतल के अंदर एक हेलहाउंड का खून था, एक ऐसी चीज़ जिसे मैंने विशेष रूप से एलिस से हासिल करने में मदद करने के लिए कहा था, क्योंकि हेलहाउंड का खून केवल लामिया घाटी में पाया जा सकता था। यह बेहद कीमती था। तथ्य यह है कि मैं इसे हासिल करने में कामयाब रहा। इस बात की पुष्टि करता था कि ब्लैक मार्केट में इसे बेचने की अफवाहें सच थीं। इस जादुई जानवर के खून की गंध न केवल अविश्वसनीय रूप से गंदी थी, बल्कि इसे पीने से मुंह में एक असहनीय जलन का एहसास भी होता था। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ जहर बनाने के लिए करते थे। हालांकि मैं जानता था कि इसका सेवन करने से जादुई शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों स्थायी रूप से बढ़ सकती हैं। भले ही अधिकांश लोगों ने बाद में इस विश्वास को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन मैंने अपने पिछले जीवन में व्यक्तिगत रूप से इसके प्रभावों का अनुभव किया था। मुझे इसे पीने की तैयारी करते देखकर एमिली ने घबराकर पूछा कि क्या मैं वाकई ऐसी चीज़ का सेवन करने जा रहा हूँ। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं पीने जा रहा हूँ और मन ही मन सोचा, चिंता मत करो एमिली, मैं पहले तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर बच चुका हूँ, तो यह तो कुछ भी नहीं है। मुझे अचानक वो पहला खाना याद आया जो एमिली ने मेरे पिछले जीवन में मेरे लिए बनाया था। उस समय सूप का वो कटोरा पीने के बाद मैं लगभग मर ही गया था। उस भयानक सूप की तुलना में इस दानव के खून का स्वाद सचमुच कमाल का था। इसे पीने के बाद मैं अपने शरीर के भीतर जादुई शक्ति को धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। फिर टहलने जाने का बहाना बनाकर मैंने इसके प्रभावों का परीक्षण करने की तैयारी की। महल से निकलने के बाद मैं एक ऐसी जगह की ओर बढ़ा जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछले 2 हफ्तों से मैं विशेष रूप से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह वह दिन था जब याकन अपनी नियमित रिपोर्ट देने के लिए अस्थायी रूप से महल से बाहर जाने वाली थी। मेरे पिछले जीवन में प्रकाश के देवता ल्यूमिनिल का रहस्योद्घाटन एशेल पर उतरा था। उस रहस्योद्घाटन के अनुसार बेरियस क्षेत्र के पिछले पहाड़ में कहीं एक सोता हुआ मंदिर छिपा हुआ था। भविष्य में एशेल इसी दिव्य रहस्योद्घाटन का पालन करेगा और इसी जगह से शक्तिशाली पवित्र तलवार प्राप्त करेगा। हालांकि समय के इस मोड़ पर वह रहस्योद्घाटन अभी तक नहीं उतरा था, जिसका मतलब था कि मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि इस स्थान के नीचे क्या छिपा है। जैसे ही मैंने अपनी जादुई शक्ति को जमीन में डाला, मिट्टी हिंसक रूप से उथल पुथल होने लगी। जल्द ही पास ही की जमीन का एक हिस्सा ढह गया, जिससे नीचे जाने का एक रास्ता खुल गया। अगली चीज जो मैं करने की योजना बना रहा था वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना एशेल शायद अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कर सकता था। मैंने भूमिगत सीढ़ियों का पीछा किया। यह जगह 300 साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान प्रकाश के देवता ल्यूमिनिल की पूजा करने के लिए बनाया गया एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैंने उसके केंद्र में किसी चीज़ को चमकते हुए देखा। करीब जाने पर मुझे एहसास हुआ कि यह खुद पवित्र तलवार थी। क्रिएशन कैलेंडर के वर्ष 999 में मानवता ने भारी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार दानव राजा की सेना को बेरियस से बाहर खदेड़ दिया था। राक्षस जाति की शारीरिक क्षमताएं हमेशा इंसानों से कहीं बेहतर रही थीं, लेकिन मानवता प्राचीन खंडहरों से खोदे गए दिव्य हथियारों का उपयोग करके वापस लड़ने में कामयाब रही। उन सभी अवशेषों में यह तलवार डुरंडाल्लो, प्रकाश के देवता ल्यूमिनिल द्वारा आशीर्वादित पवित्र ब्लेड थी, और यह राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध के दौरान प्रमुख हथियारों में से एक बन गई थी। अंत में एशेल ने मुझे मेरा दुखद अंत देने के लिए इसी तलवार का इस्तेमाल किया था। उस पल मैं यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या मेरा पुनर्जन्म किसी तरह डुरंडाल्लो द्वारा मारे जाने से जुड़ा था। यह सोचते हुए मैंने हाथ बढ़ाया और पवित्र तलवार को धीरे से छुआ। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हताश होकर मैंने उसे जोर से लात मारी। यह किस तरह की बेकार पवित्र तलवार है, मैं बुदबुदाया। मैंने सोचा था कि इस बार चीज़ें अलग होंगी, लेकिन अंत में मैंने बेकार में ही अपनी उम्मीदें बढ़ा ली थीं। मैं मुड़ा और उस काम को करने की तैयारी की जिसके लिए मैं वास्तव में यहाँ आया था। जैसे ही मैं पवित्र तलवार के पीछे गया, मैंने तुरंत फर्श पर मौजूद वस्तु को देख लिया। पहली नज़र में यह तलवार की परछाई जैसी लग रही थी, लेकिन यह किस तरह की परछाई थी जिससे लगातार काली धुंध निकल रही थी। जहाँ रोशनी होती है वहाँ हमेशा अंधेरा भी होता है। नीचे झुककर मैंने ज़मीन में धंसे बड़े गोलाकार प्लेट को घुमाया। जल्द ही अंतहीन अंधेरे में ले जाने वाली सीढ़ियाँ धीरे धीरे ऊपर उठ गईं। यह प्रकाश की वेदी के नीचे छिपा हुआ गुप्त रास्ता था, जो पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मैंने एक दरवाज़ा धकेला और अंदर प्रवेश किया। कमरे के केंद्र में एक खंजर तैर रहा था, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। खंजर का नाम दानव तलवार कीरन था। मेरे पिछले जीवन में जब मैं दुनिया के सबसे मजबूत हत्यारे के रूप में शीर्ष पर था, तो यह काली ब्लेड मेरा सबसे घातक तुरुप का पत्ता थी। जैसे ही मैंने खंजर को बाहर निकाला, मैंने उससे धीरे से बात की। क्या तुम इन सभी सालों में अच्छी नींद सोए हो? अब जागने का समय आ गया है कीरन। लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए
मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद इस ब्लेड को चलाने के परिचित एहसास ने मुझे अत्यधिक आनंद की भावना से भर दिया। उस पल मैं बस इससे किसी चीज़ को काट देना चाहता था। इसे कुछ और बार घुमाने के बाद फर्श से अचानक एक काली परछाई उठी। उस आकृति ने उपहास करते हुए कहा कि मैं काफ़ी साहसी छोटा बच्चा हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि सोई हुई दानव तलवार को जगाने का क्या मतलब होता है? मैंने सहजता से जवाब दिया, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब से मैं इस तलवार का मालिक हूँ? मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए परछाई अहंकार से बोलती रही, चूंकि तुमने सोई हुई दानव तलवार को जगाने का साहस किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अब मेरा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह धुएं में बदल गया और सीधे मेरी तरफ लपका। हालांकि मैंने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर होने पर उसका चेहरा सदमे से भर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसके असली शरीर को कैसे छुपा रहा था। मैंने शांति से उसे एक बार फिर बताया कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह मेरा है। अब इससे पहले कि मैं बोलना पूरा कर पाता, उसने अपने नुकीले पंजे बढ़ाए और मुझ पर फिर से हमला कर दिया। मैंने बस थोड़ा पीछे झुककर आसानी से हमले को चकमा दे दिया। फिर भी उस संक्षिप्त क्षण ने उसे मेरी पकड़ से छूटने और हमारे बीच कुछ दूरी बनाने के लिए तेजी से पीछे हटने का मौका दे दिया। खुद को संभालने के बाद उसने जानना चाहा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मेरे आसपास की राक्षसी आभा को महसूस करने के बाद उसने पूछा कि मुझ में आल की उपस्थिति क्यों है। मैंने जवाब दिया कि मैं आल का उत्तराधिकारी हूँ। अब जब तुम्हारा मालिक वापस आ गया है तो क्या तुम्हें आज्ञाकारी रूप से मेरी बात नहीं सुननी चाहिए? किरण, एक मामूली बच्चे द्वारा उकसाए जाने पर वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत भयंकर लड़ाई में मुझ पर हमला बोल दिया। हर दानव तलवार का अंतिम लक्ष्य अपने चलाने वाले के शरीर पर कब्जा करना होता था। उसे बेरहमी से हमला करते देखकर मैंने मन ही मन सोचा कि उसके साथ शांति से बात करना काम नहीं आने वाला है। जैसे ही उसने मेरे डिफेंस को तोड़ा और मेरे शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश की, मेरे मुंह से अचानक अजीब से सलेटी मंत्र निकलने लगे। अगले ही सेकंड किरण, जो हवा में उड़ रहा था, हिंसक रूप से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उससे शांति से कहा कि चूंकि मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए चीज़ें दर्दनाक होने से पहले वो जल्दी से मुझे अपना मालिक मान लें। मंत्र के भारी दबाव में तड़पने के बाद भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने जानना चाहा कि मैं उस वर्जित श्राप को कैसे जानता हूँ और गुस्से में मुझे एक अहंकारी बच्चा कहा। इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाता, मैंने फिर से मंत्र फूंक दिया, जिससे उसका सिर जमीन में और गहराई तक धंस गया। यह देखकर कि वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, मैंने बार बार मंत्र पढ़ना जारी रखा। आखिरकार उसका लगभग पूरा ऊपरी शरीर फर्श में दफन करने के बाद उसने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि मैं फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करने वाला हूँ, उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और मुझे मालिक कहा। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद मैंने वापस लौटने की तैयारी की। अगर मैं बहुत देर तक बाहर रहता तो लोगों को निश्चित रूप से संदेह हो जाता। किरण अनगिनत सालों से इस जगह फंसा हुआ था, इसलिए अब जब वो आखिरकार मेरे साथ बाहर जा सकता था तो वो बेहद उत्साहित था। बाहर निकलते समय उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने उसे बताया कि मैं सीन बेल्ट हूँ। मुझे इतना छोटा देखकर उसने सवाल किया कि क्या आल ने सचमुच मेरे जैसे किसी व्यक्ति को चुना है। मैंने जवाब दिया कि उसने चुना है, बस इस जीवन में नहीं बल्कि मेरे पिछले जीवन में। फिर मैंने उसे बताया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पहले ही एक बार मर चुका है। मेरी बातों ने किरण को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। जैसे ही हम पवित्र तलवार के पास से दोबारा गुजरे, किरण ने टिप्पणी की कि तलवार अभी भी सोई हुई लग रही है। मैंने जवाब दिया कि इसका असली मालिक शायद अगले 20 सालों तक इसे जगाने नहीं आएगा। जैसे ही किरण पूछने वाला था कि क्या मैं कुछ जानता हूँ, मैंने पहले ही अपना हमला तैयार कर लिया था। अगले ही पल मेरी दानव तलवार हवा में चमकी और पवित्र तलवार की मूठ को साफ तौर पर 2 टुकड़ों में काट दिया। किरण का तुरंत पसीना छूट गया और वो चिल्लाया, ये पूछते हुए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने बस एक शरारती मुस्कान बिखेरी और कहा, यह चीज़ शायद अभी काम की न हो, लेकिन बाद में इसे चीज़ों को बहुत दिलचस्प बनाना चाहिए। पलक झपकते ही पूरा 1 महीना बीत गया। पिताजी मुझे बाहरी इलाके के एक विशाल खाली मैदान में ले गए और पूछा कि क्या मैं अभी भी उनके साथ अग्रिम मोर्चे पर जाने का इरादा रखता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं अब अपना इरादा बदलना चाहूँ तो वह न तो मुझे रोकेंगे और न ही मुझे दोष देंगे। मैंने दृढ़ संकल्प के साथ उनकी ओर देखा और घोषणा की कि मेरा फैसला पहले ही हो चुका है। मेरा जवाब सुनने के बाद ही पिताजी याकन की तरफ मुड़े और उससे उस चीज़ को आज़ाद करने के लिए कहा। आदेश मिलने पर याकन ने धीरे से अपनी पोशाक के भीतर से एक स्क्रॉल निकाला। एक नज़र में मुझे तुरंत एहसास हो गया कि याकन ने जो निकाला है वो एक मैजिक स्क्रॉल था और मैं सोचने लगा कि पिताजी वास्तव में क्या बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक याकन द्वारा स्क्रॉल को सक्रिय करने के बाद उसके भीतर से एक विशाल जादुई जानवर प्रकट हुआ। वो जीव एक हेलहाउंड था, जो अग्रिम मोर्चे पर पाए जाने वाले सबसे आम राक्षसों में से एक था। भले ही लामिया घाटियों में हेलहाउंड्स को निचले स्तर के राक्षस माना जाता था, फिर भी वे आम लोगों की हराने की औकात से कहीं बाहर थे। जैसे ही मैंने अपनी तलवार खींची, मेरे पीछे खड़े शूरवीरों ने एक साथ अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख दिए।
यह देखकर मैं तुरंत समझ गया कि अगर इस परीक्षा के दौरान कुछ भी गलत हुआ तो मेरे पीछे खड़े शूरवीर तुरंत आगे बढ़ेंगे और इस जानवर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पिताजी ने फिर मेरे पीछे से बात की और घोषणा की कि इस क्षण से मैं अकेला ही इस परीक्षा को पूरा करूंगा और साबित करूंगा कि मैं वास्तव में कितना दृढ़ हूं। जब याकन ने परीक्षा शब्द सुना तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी पकड़ अनजाने में म्यान पर कस गई, जो अनगिनत ब्लेड के निशानों से ढकी हुई थी। 3 दिन पहले मैं उसे ढूंढने गया था और एक ऐसी मांग की थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं उसके साथ मुकाबला करना चाहता था। मेरा तर्क सीधा था। पिताजी के साथ मेरे समझौते का दिन नज़दीक आ रहा था और मैं हमेशा खाली हवा में अपनी तलवार नहीं चला सकता था। मैं पहले से ही असली लड़ाई का अनुभव करना चाहता था। यह सुनने के बाद याकन ने सुझाव दिया कि अगर मुझे एक पार्टनर चाहिए तो मुझे अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ अभ्यास करना चाहिए, जैसे युवा, मालिक, क्रेन या अन्य लड़कों के साथ। मैंने लाचार होकर समझाया कि क्रेन के साथ मेरे पिछले द्वंद्व के बाद से वो जब भी मुझे देखता है तुरंत मुड़कर भाग जाता है। याकन ने मन ही मन सोचा कि अपने से दर्जनों साल छोटे बच्चे के साथ मुकाबला करना बेहद अजीब था, लेकिन अंत में उसके पास मेरी मांग स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सुरक्षा कारणों से। हालांकि उसने अपनी तलवार न निकालने का फैसला किया। इसके बजाय वह केवल अपनी म्यान का उपयोग करके मेरे साथ मुकाबला करेगी। उसे धन्यवाद देने के बाद मैंने एक और मांग जोड़ दी। आगे चाहे जो भी हो, तुम्हें पिताजी को नहीं बताना है। यह एक आदेश है, मैंने कहा। ठीक उसी समय जब वह सोच रही थी कि मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मैं एक ही पल में आगे लपक चुका था। पलक झपकते ही मैं सीधे उसके सामने प्रकट हुआ और नीचे की तरफ वार किया। उस एक वार से याकन को तुरंत एहसास हो गया कि मेरी ताकत सामान्य से कहीं ज्यादा थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक बच्चा ऐसी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ तक कि उस प्रभाव से उसकी म्यान भी चटक गई थी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ था, मैंने उस पर फिर से वार किया। जैसे ही वह बचने के लिए पीछे कूदी, वह मेरी गति देखकर भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। जिस संक्षिप्त क्षण में उसने ध्यान खोया, मैं पूरी तरह से उसकी नज़रों से गायब हो गया। अगले ही पल मेरी आकृति उसके ऊपर से घूम गई और पीछे से उसके ऊपर प्रकट हुई। भले ही वो मेरी जगह को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं वहाँ कब पहुँचा। सोचने का समय न होने पर उसने जल्दी से रुख बदला और मेरे वार को रोकने के लिए अपनी म्यान को एक बार फिर उठाया। जैसे ही ब्लेड और म्यान टकराए, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हिंसक रूप से कांप उठा। हमारे आसपास की हवा नीले भंवरों में बदलकर फट गई, मानो कोई विशाल अदृश्य हाथ खुद हवा के टुकड़े टुकड़े कर रहे हों। हमारे हथियारों की हर टक्कर चमकदार सफ़ेद विस्फोटों में बदल गई, जो खिले हुए गुलदाउदी के फूलों की तरह लग रहे थे। याकन की अपने हथियार पर पकड़ पत्थर की तरह स्थिर रही, जबकि वह लगातार एक के बाद एक हमले रोकती रही। उस पल युद्ध के मैदान का सारा तनाव मेरे भीतर एक टिक टिक करते बम की तरह इकट्ठा हो गया, जो फटने ही वाला था, या एक गुस्सैल जानवर की तरह जिसने अपने शिकार को पहले छोड़ने से इनकार कर दिया हो। यह अब केवल हमले और बचाव का एक साधारण आदान प्रदान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो दो नर्तक अपनी तलवारों के माध्यम से संवाद कर रहे हों। मेरी ब्लेड ने घोषणा की, मैं जीतूंगा। याकन की म्यान ने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं होगा। हमारे टकराव की आवाज़ें हमारी बातचीत बन गईं, जबकि ऊर्जा की शॉक वेव्स ने हमारी भावनाओं को दर्शाया। यहाँ तक कि आसपास की हवाएं भी इस लड़ाई का उत्साह बढ़ाती हुई लग रही थीं। जब मेरी सहन शक्ति लगभग खत्म हो गई तो मैंने हमारे बीच की दूरी बढ़ाने के लिए पीछे छलांग लगाई। मैं ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि मेरा वर्तमान रूप अभी भी याकन का कोई मुकाबला नहीं था। फिर मैंने मुकाबले के लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हाँफते हुए याकन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसे अच्छी तरह याद था कि मैं पहले कितना कमज़ोर हुआ करता था, फिर भी अब मैंने उसे भी यहाँ तक धकेल दिया था। दृश्य वर्तमान में लौट आया, जहाँ आसपास के सभी शूरवीर मैदान में जादुई जानवर को घबराहट से घूर रहे थे, इस डर से कि वह मुझे नुकसान न पहुंचाए। वहीं केवल याकन पूरी तरह शांत थी। वह पहले से ही जानती थी कि यह जीव मेरे सामने कुछ भी नहीं था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हेलहाउंड तुरंत मेरी तरफ लपका। मैंने अपनी तलवार खींची और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। याकन के विपरीत यह जानवर मेरे सामने रत्ती भर भी पीछे नहीं हटने वाला था। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मैंने अपनी तलवार, ईथाई और उसके पंजों को रोका। मेरे शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं इस तरह के राक्षसों से लंबे समय तक लड़ सकूं, इसलिए मुझे लड़ाई को जल्दी ख़त्म करना था। इससे पहले कि जानवर प्रतिक्रिया कर पाता, मैं तलवार के कदम के साथ आगे बढ़ा और सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। इसके तुरंत बाद मैं उसके ऊपर की तरफ घूमा और अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे की ओर फेंक दी, जो सीधे उसकी खोपड़ी के पार हो गई। आसपास के शूरवीर पूरी तरह से सदमे में देखते रह गए। यहाँ तक कि वे भी भरोसे के साथ यह दावा नहीं कर सकते थे कि वे इतनी जल्दी ऐसे जानवर को मार सकते हैं। इस बीच पिताजी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। जमीन पर पड़ी हेलहाउंड की लाश को देखकर मैं थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह सारा खून कई बोतलें भर सकता था, लेकिन अगर मैं अचानक वहाँ सबके सामने राक्षस का खून पीना शुरू कर देता तो वे निश्चित रूप से मुझे पागल समझते। उसी समय
पिताजी तालियां बजाते हुए पास आए और लगातार मेरी तारीफ की। उन्होंने घोषणा की कि मैंने परीक्षा पास कर ली है और आधिकारिक तौर पर मुझे अपने साथ अग्रिम मोर्चे पर ले जाने के लिए सहमत हो गए। जब सब लोग धीरे धीरे चले गए तो किरण मेरे शरीर के भीतर से धीरे धीरे बाहर आया। उसने गुस्से में शिकायत की और पूछा कि क्या मैं उसे सब्जियां काटने वाले रसोई के चाकू से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, आखिरकार वो एक दानव तलवार था। यह सुनकर किरण ने गुस्से में जानना चाहा कि मैंने लड़ाई के दौरान उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसने जोर देकर कहा कि उसे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए खून की ज़रूरत है। फिर वो हेलहाउंड की लाश की ओर लपका और मुझसे भीख मांगने लगा कि कम से कम उसे थोड़ा सा पीने दूं। मैंने दानव तलवार को बाहर निकाला और उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, एक बार जब हम कुछ दिनों में अग्रिम मोर्चे पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पीने दूंगा। कुछ दिनों बाद युद्ध के मैदान की स्थिति अराजक हो गई। सैन्य शिविर के पास अचानक ऑग्रेस का एक बड़ा समूह प्रकट हो गया था, जिससे पूरे बेस में खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। अपने कमांड टेंट से बाहर निकलने के बाद पिताजी ने शांति से सभी को न घबराने का आदेश दिया और सैनिकों को रक्षात्मक लाइनें बनाने तथा लड़ाई के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। उन्होंने सबसे पहले पीछे तैनात शूरवीरों को सामूहिक रूप से रिडेम्पशंस रेस्टोरेंट नाम का एक मंत्र फूंकने का आदेश दिया। तुरंत ऑग्रेस के ऊपर हवा में एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। अगले ही पल जादुई संरचना हर एक ओगरे के पैरों के नीचे फैल गई। इसके तुरंत बाद जादुई संरचना से अचानक सुनहरे धागे फूट पड़े, जिन्होंने सभी ओग्रेस को मजबूती से एक ही जगह पर बांध दिया। फिर ड्यूक के हमले के एक आदेश के साथ बहादुर शूरवीरों ने अपनी तलवारें खींची और शिविर से बाहर लपके और सामने दिखने वाले हर बंधे हुए ओगरे को मौत के घाट उतार दिया। चूंकि जादुई संरचना का रोकने वाला प्रभाव केवल एक सीमित समय के लिए रहता था, इसलिए शूरवीरों को जितनी जल्दी हो सके वार करना था। एक ओगरे को मारने के बाद उन्होंने अगले लक्ष्य की ओर तुरंत बढ़ने से पहले एक पल के लिए भी रुकने का साहस नहीं किया। मेरे पीछे एमिली मेरे सामने के दृश्य से इतनी डर गई थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसी भयानक जगह पर आने की जिद क्यों कर रहा था, और उसने पूछा कि क्या मुझे सचमुच डर नहीं लग रहा था। फिर भी मेरे दिल के भीतर इसके बजाय पुरानी यादों की एक अप्रत्याशित भावना जाग उठी। ऑग्रेस से निपटने के बाद पिताजी पास आए और पूछा कि अग्रिम मोर्चे पर आने के बाद मुझे कैसा लगा। मैंने अपने होठों के कोने पर मौजूद उत्साह के निशान को छिपाया और जवाब दिया कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। पिताजी ने सिर हिलाया और कहा कि नर्वस होना सामान्य है, क्योंकि इस जगह पर मौत किसी भी पल आ सकती है। हालांकि मुझे हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता थी। मैंने उनसे कहा कि मैं समझ गया हूँ। यहाँ पहले जैसी स्थितियाँ अक्सर होती रहती थीं। औसतन सैनिक हर एक दिन 3 या 4 लड़ाइयाँ लड़ते थे। हालांकि हर मुकाबला रक्षात्मक रेखा को तोड़ने की कोशिश करने वाले सभी जादुई जानवरों को पीछे धकेले रखने के लिए विस्तृत युद्ध रणनीतियों और कुलीन वरिष्ठ शूरवीरों की ताकत पर बहुत अधिक निर्भर करता था। अग्रिम मोर्चे पर पहुंचने के बाद मेरा आवंटित टेंट युद्ध के मैदान के बिल्कुल पीछे स्थित था और इसे सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। एक दिन अपने टेंट के भीतर से बाहर देखते हुए मैंने देखा कि मेरे हिस्से के आसपास के गार्ड अन्य जगहों की तुलना में बहुत अधिक सख्त थे। ऐसा लगा कि मुझे चुपके से किरण को खिलाने के लिए रात होने तक का इंतजार करना होगा। तभी मैंने देखा कि एमिली कंबल के नीचे लगातार कांप रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। मेरा सवाल सुनकर उसने जवाब दिया कि ड्यूक ने खुद कहा था कि यहाँ लोग किसी भी पल मर सकते हैं। मैंने सहजता से सुझाव दिया कि वो अपना सामान बांधे और घर लौट जाए, लेकिन एमिली ने गुस्से में तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि मैं उसके बिना काम नहीं चला सकता और हमारे चारों ओर जादुई जानवर होने के कारण अगर वो चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। कुछ ही देर बाद मैंने उससे पूछा कि जिस लबादे की मैंने मांग की थी उसका क्या हुआ, लेकिन उसने मेरे सवाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बाहर जाने से पहले बस ये घोषणा की कि ये रात के खाने का समय है, और मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि शायद मुझे किसी दिन उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। वह वास्तव में मेरे साथ अपने मालिक जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करती थी। उस रात मैंने अपने कंबल के नीचे एक ठसा हुआ गुड़िया रख दी ताकि ऐसा लगे कि मैं सो रहा हूँ। जैसे ही मैंने चुपके से बाहर निकलने की तैयारी की, एमिली ने नींद में मुझे आवाज़ दी और पूछा कि क्या मैं इतनी देर रात फिर से ट्रेनिंग करने बाहर जा रहा हूँ। उसने यहाँ तक टिप्पणी की कि अगर ड्यूक जानते कि मैं कितना मेहनती हूँ तो उन्हें निश्चित रूप से गर्व महसूस होता। मैंने उससे कहा कि आज रात मेरे बाहर जाने के बारे में किसी को न बताए और बस ये नाटक करे कि मैं टेंट में सो रहा हूँ। एमिली ने उनींदी आवाज़ में सहमति दी। क्योंकि यह अग्रिम मोर्चा था, इसलिए रात की सुरक्षा हमेशा बहुत मजबूत की जाती थी। केवल जब पीछे के शूरवीर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े तभी मुझे बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए स्वतंत्र रूप से घूमने का मौका मिला। कुछ ही देर में मैं एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया और 10 मीटर से अधिक ऊंचाई से सीधे नीचे कूदने के लिए डार्क मैटर के तीसरे रूप ग्लाइडिंग तकनीक का उपयोग किया। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार एक बार जब मैं इस चट्टान को पार कर लेता तो इसके आगे जादुई जानवरों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। दानव तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए यह बिल्कुल सही स्थान था।
मैंने किरण को बुलाया और जैसे ही उसने हमारे चारों ओर खून से लथपथ हवा को सूंघा, उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा। उसने मुझसे जल्दी करने और किसी चीज़ को काटना शुरू करने का आग्रह किया। उसी समय जिन जादुई जानवरों ने मुझे देखा था, उनका एक ताज़ा शिकार को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे तुरंत एक के बाद एक मेरी तरफ लपके। जवाब में मैं आगे बढ़ा और पहले जानवर को साफ तौर पर आधा काट दिया। फिर मैं थोड़ा पीछे हटा और स्टॉर्म/कौशल को मुक्त करने से पहले शक्ति इकट्ठा करने लगा। पल भर में सभी राक्षसों के पास से गुजर गया और उनमें से हर एक को वहीं मृत छोड़ दिया जहां वे खड़े थे। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं एक लाश के पास गया और कप निकालने से पहले उसमें एक ट्यूब डाली और उसे राक्षस के खून से भर दिया। एक बार जब कप भर गया तो मैंने उसे एक घूंट में पी लिया। जाने पहचाने स्वाद ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया। किरण ने उत्साह से घोषणा की कि जब से वह जागा है, यह पहली बार है जब उसने इतनी संतुष्टि से दुश्मनों का सफाया किया है। हालांकि उसने शिकायत की कि इन जैसे मामूली कुत्तों को मारने से वह कभी वास्तव में मजबूत नहीं हो पाएगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता न करे, रात अभी लंबी है, मैंने उससे कहा, और अभी बहुत सारे राक्षस बाकी हैं। ये शब्द सुनकर किरण उत्साह से कांप उठा। इस बीच कहीं दूर एक पहाड़ी रास्ते पर एक काफिला आगे बढ़ रहा था। बीच की बग्घी के अंदर एक सफ़ेद बालों वाली लड़की बैठी थी। उसके सामने बैठे व्यक्ति ने चेतावनी दी कि इस समय अग्रिम मोर्चे की यात्रा करना बेहद खतरनाक है और अगर वो अपना इरादा बदलती है तो अभी भी वापस लौटने का समय है। सफ़ेद बालों वाली लड़की ने शांति से जवाब दिया कि वो एक शाही राजकुमारी है और इसलिए अग्रिम मोर्चे का निरीक्षण करने में अपने पिता की सहायता करना उसका कर्तव्य है। उसने फिर अपनी नौकरानी को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसी बातें कहना जारी रखा तो वह गुस्सा हो जाएगी। उसी समय नौकरानी ने उसे याद दिलाया कि ड्यूक बेल्ट के परिवार का युवा मालिक भी वर्तमान में अग्रिम मोर्चे पर है और वो लगभग उसी की उम्र का है। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ और नौकरानी ने समझाया कि ड्यूक द्वारा मजबूर किए जाने के विपरीत युवा मालिक राजकुमारी की तरह ही खुद स्वेच्छा से यहाँ आया है। चूंकि वे उम्र में करीब थे, शायद यह उनके लिए एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का एक अच्छा अवसर होगा। इस सुझाव से शर्मा कर राजकुमारी ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और जोर देकर कहा कि उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल उसने फिर भी पूछा कि मेरा नाम क्या है। नौकरानी ने जवाब दिया कि मेरा नाम सीन बेल्ट है। इसके बाद राजकुमारी ने बग्घी की खिड़की से बाहर चांदनी को चुपचाप देखा और धीरे से अपनी सांसों के नीचे 2 बार मेरा नाम दोहराया। कुछ समय बाद शूरवीरों ने आसपास के जादुई जानवरों को खत्म करने के लिए एक बार फिर अपना सामान्य गश्त किया। उस दिन मिशन पूरा करने के बाद सब लोग लौटने की तैयारी करने लगे। उस पल पिताजी ने एक तरफ देखा और देखा कि मैंने भी अपनी तलवार म्यान में रखने से पहले एक जादुई जानवर को मारना खत्म किया था। वह पास आए और पूछा कि क्या मैं पिछले कुछ दिनों में अग्रिम मोर्चे पर जीवन के अनुकूल अच्छी तरह ढल गया हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं वास्तव में यहाँ काफ़ी सहज महसूस कर रहा हूँ और अपने प्रवास के दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। पिताजी ने एक संतुष्ट भाव दिखाया और स्वीकार किया कि वे मूल रूप से मानते थे कि मैं जल्द ही शिकायत करना शुरू कर दूंगा और घर लौटने की मांग करूंगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतने लंबे समय तक टिक पाऊंगा। उनके चेहरे पर वह भाव देखकर मेरा दिल थोड़ा कांप उठा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैंने कभी भी पिताजी को मेरी तरफ इस तरह देखते नहीं देखा था। जाने से पहले पिताजी ने मुझे अगली सुबह अपने टेंट में आने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके पास मुझसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। उसी रात मैं हमेशा की तरह राक्षसों का शिकार करने के लिए एक बार फिर चुपके से बाहर निकल गया। हालांकि इस बार मेरी अप्रत्याशित रूप से एक डेथ वॉर्म से मुठभेड़ हो गई। मेरी यादों में इस तरह के राक्षस आमतौर पर केवल घाटी के भीतर गहराई में दिखाई देते हैं। यह देखकर कि मैं इतनी देर के बाद भी जानवर को नहीं हरा पा रहा हूँ, किरण ने सुझाव दिया कि मैं अपना शरीर उसे सौंप दूं ताकि वह नियंत्रण ले सके। मैंने तुरंत जवाब दिया कि उसके इरादे बहुत स्पष्ट थे। किरण ने मुझे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि वह वापस देने से पहले केवल कुछ समय के लिए मेरा शरीर उधार लेगी। फिर उसने मुझसे राक्षस पर किए गए घावों को ध्यान से देखने के लिए कहा। यकीनन कुछ ही देर में डेथ वॉर्म की चोटें खुद ब खुद ठीक होने लगीं। इस तरह के जीव के खिलाफ चाहे मेरे कितने भी सामान्य वार क्यों न लगें, मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगा। मुझे स्वीकार करना पड़ा, किरण सही थी। अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो मैं सूर्योदय तक लड़ सकता हूं और फिर भी जीव को गिराने में असफल रहूंगा। लगभग 1 महीने से मैं रात में ट्रेनिंग करने के लिए चुपके से बाहर निकल रहा था और लगातार राक्षस का खून पी रहा था। फिर भी मेरी ताकत अभी काफ़ी नहीं थी। जैसे ही डेथ वॉर्म ने एक बार फिर हमला करने की तैयारी की, मेरे पास किरण के अनुरोध से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने तुरंत डार्क मैटर आर्ट के 9वें रूप डेमन सोर्ड मैनिफेस्टेशन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही किरण ने मेरे शरीर पर नियंत्रण कर लिया, वह रास्ते में अनगिनत वार करते हुए अविश्वसनीय गति से डेथ वॉर्म के विशाल शरीर के साथ ऊपर की ओर लपकी। भले ही उसकी हमले की गति और शक्ति मेरी तुलना में कहीं अधिक थी, फिर भी उसे राक्षस के कठोर बाहरी खोल के पार गहरे घाव करने में संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जब तक डेथ वॉर्म ने प्रतिक्रिया दी, किरण सीधे उसके खुले मुंह के ऊपर कूद चुकी थी। उस पल वह एक जलती हुई लौ की तरह लग रही थी, जैसे अंतहीन उत्पीड़न के बाद मुक्त हुआ एक गुस्सैल दानव
जैसे सारे दबे हुए जज्बात एक साथ फूट पड़े हों। फिर उसने तलवार कला के भीतर की एक तकनीक को सक्रिय किया, एट डांसिंग पैटल्स। अगले ही पल उसका शरीर रोशनी की किरण की तरह नीचे आया, जबकि उसके चारों ओर एक साथ 8 वार फूटे, जिसने पल भर में विशाल डेथ वॉर्म को 8 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। जब रात का दूसरा पहर आया और मैं कैंप में लौटा, तब तक नाइट ऑर्डर ने चट्टान के नीचे बड़ी संख्या में राक्षसों की लाशें खोज ली थीं। ताज़ा खून को देखते हुए राक्षसों को साफ तौर पर हाल ही में मारा गया था। उसी समय याकन को उस इलाके के आसपास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जादुई उपस्थिति महसूस हुई। वो सोचने लगा कि क्या इसके लिए राक्षस जिम्मेदार हो सकते हैं। ड्यूक ने जवाब दिया कि अगर राक्षस सचमुच आसपास थे तो वे इस इलाके को बिना जांचे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को सभी लाशों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने का आदेश दिया। जैसे ही एक शूरवीर अवशेषों के पास झुका, उसने देखा कि राक्षसों पर तलवार के घाव असामान्य रूप से क्रूर थे। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, याकन ने उसे बुला लिया। जब उसने याकन द्वारा दिखाई गई दिशा का पीछा किया तो वह भी स्पष्ट रूप से चौंक गया। उनके सामने एक डेथ वॉर्म की लाश पड़ी थी, जिसे साफ तौर पर 8 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। वध करने के ऐसे भयानक तरीके ने ड्यूक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इसमें रहस्यमयी संगठन शामिल हो सकता है। इस बीच वापस अपने टेंट में मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि मैं सचमुच सिर्फ एक राक्षस को मारने के लिए पागल हो गया था। मैंने वास्तव में उस तकनीक का इस्तेमाल किया था। भले ही डेमन सोर्ड मैनिफेस्टेशन ने किरण को मेरे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने और अपनी असली ताकत दिखाने की अनुमति दी, लेकिन मामूली सी गलती के परिणामस्वरूप मेरा दिमाग उसके प्रभाव से पूरी तरह से नष्ट हो सकता था, जिससे मैं महज एक खाली खोल बनकर रह जाता। सौभाग्य से मैंने पहले ही काफ़ी मात्रा में राक्षस का खून पी लिया था, अन्यथा आज मेरे शरीर की जिस स्थिति में था वह ऐसा बोझ कभी सहन नहीं कर पाता। उस पल किरण मेरे पास प्रकट हुई और टिप्पणी की कि भले ही मैं बाहर से एक सामान्य बच्चे जैसा दिखता हूँ, लेकिन मेरा व्यवहार एक अनुभवी योद्धा जैसा है जो अनगिनत लड़ाइयों में जीवित बचा हो। भले ही यह कथित तौर पर दानव तलवार का उपयोग करने का मेरा पहला समय था, लेकिन मैंने इसे अविश्वसनीय परिचितता के साथ संभाला। न केवल इतना, बल्कि मैं लामिया घाटी के हर कोने के बारे में अविश्वसनीय रूप से जानकार था। और जब मैंने अपनी तलवार कला का उपयोग किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने 30 वर्षों तक इसका प्रशिक्षण लिया हो। इन सबको मेरे पहले के बयान के साथ जोड़ते हुए कि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, किरण ने आखिरकार पूछा कि क्या मैं वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका पुनर्जन्म हुआ है। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैंने मान लिया था कि वो मेरी पहले कही गई बातों से यह बात पहले ही समझ चुकी थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बेवकूफ़ इस बात को पूरी तरह से चूक जाएगी। किरण तुरंत गुस्से में आ गई और चिल्लाई कि पिछली बार मैंने जिस तरह से समझाया था वो इतना अस्पष्ट था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता था। फिर उसने बात आगे बढ़ाई कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति शायद अपने पिछले जीवन में इतनी आसानी से नहीं मरा होगा। वह अनुमान लगाने लगी, सोचने लगी कि क्या मैं डुरैंडल के चलाने वाले द्वारा मारा गया था, या शायद कई शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा घेर कर मारा गया था, या शायद अपने किसी करीबी द्वारा धोखा दिया गया था। हालांकि उसका झुकाव यह मानने की ओर अधिक था कि मेरी मृत्यु विश्वासघात के कारण हुई थी। यह सुनकर मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचती है। उसने कहा कि जब मैंने पवित्र तलवार के पत्थर को देखा था तो मेरे चेहरे के भाव ने पहले ही सब कुछ बयां कर दिया था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि मेरा उद्देश्य निश्चित रूप से बदला लेना रहा होगा, लेकिन उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने भविष्य में उसके सामने थोड़ी सी भी मूर्खता या कायरता दिखाई तो वो मुझे तुरंत निगल जाएगी। इससे पहले कि वो बोलना ख़त्म कर पाती, मैंने उसे एक घूंसा मारकर दूर फेंक दिया और चेतावनी दी कि इतनी अकड़ न दिखाए, क्योंकि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। उस घूंसे ने किरण को थोड़ा हैरान कर दिया, लेकिन मैंने उसके उकसावे का बुरा नहीं माना। इसके बजाय मैंने मन ही मन सोचा कि उसका स्वभाव मेरे पिछले जीवन से रत्ती भर भी नहीं बदला था। अगले दिन जागने के बाद मैंने देखा कि मेरे आसपास हर कोई चिंतित था और मैं हवा में एक तनावपूर्ण माहौल महसूस कर सकता था। जब एमिली पास आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ है। एमिली ने घबराकर मुझे बताया कि कल रात घाटी के प्रवेश द्वार के पास एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर की लाश मिली थी। जैसे ही मैंने उसके शब्द सुने, मेरा दिल बैठ गया और मैंने अनुमान लगाया कि जिस उच्च स्तरीय जानवर का उसने जिक्र किया है वो शायद डेथ वॉर्म ही था। मैंने जल्दी से उससे पूछा कि क्या कोई और अफवाहें हैं। एमिली एक पल के लिए ठहर गई, समझ नहीं पाई कि मेरा क्या मतलब था। मैंने जल्दी से पूछा कि उसने और क्या सुना है, जैसे कि क्या किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता चला है या मुझसे जुड़ी कोई बात है। उस पल याकन पीछे से चलकर आया और उसने हमारी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। सम्मानपूर्वक झुकने के बाद उसने मुझे सूचित किया कि ड्यूक मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुरंत सोचा कि यह बुरा हुआ। क्या कल रात मैंने जो किया था उसका पता चल गया है, क्योंकि पिताजी अचानक अपने आदमियों के साथ प्रकट हो गए थे। मुझे हर बार की तरह जादुई जानवर की लाश से निपटने का समय नहीं मिला था। अकेडमी में प्रवेश करने से पहले मेरा खुद को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था और मैं केवल एक लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहता था। अब मेरे पास खुद को मजबूत करने और पिताजी के टेंट की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब पिताजी ने मुझे आते देखा
तो उन्होंने मुझसे पहले बैठने को कहा। उस पल मेरा दिल और दिमाग दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। अगर पिताजी ने कल रात जो हुआ उसके बारे में पूछा तो मैं क्या बहाना बना पाऊंगा। यकीनन हमारे बैठने के बाद पिताजी सीधे मुद्दे पर आए और मुझसे पूछा कि मैं कल रात क्या कर रहा था। चूंकि मेरे पास कोई अच्छा बहाना नहीं था, मैं केवल इतना ही कह सका कि मैं कल थका हुआ था और जल्दी सो गया था। मेरा जवाब सुनने के बाद पिताजी को पिछली रात उन जादुई जानवरों पर तलवार के घाव याद आए। उन्हें लगा कि वे चोटें मेरी तलवारबाजी की आदत से काफ़ी मिलती जुलती थीं। फिर भी मेरे जवाब ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे थे। आखिरकार मैं अभी बहुत छोटा था। मैं अकेले एक डेथ वॉर्म को कैसे मार सकता था। पिताजी को कुछ देर चुप देखकर मैंने पहल करने का फैसला किया और पूछा कि वे मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हैं। वास्तविकता में वापस आते हुए उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कल रात शिविर के पास हुई घटना के बारे में सुना है। हालांकि वे अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने शुरू में संदेह जताया कि गुप्त हत्यारा संगठन मिस्ट ने हस्तक्षेप किया है। जब मैंने मिस्ट नाम सुना तो मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। पिताजी ने फिर समझाना शुरू किया कि यह संगठन प्राचीन काल से अस्तित्व में था। हालांकि कोई भी उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने सुना था कि इन लोगों ने शुद्धिकरण के नाम पर कई रईसों को मार डाला था। वे जहां भी प्रकट होते थे पीछे काली धुंध छोड़ जाते थे, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता थी। हालांकि एक दिन वे अचानक दुनिया से गायब हो गए और उनका आखिरी निशान 300 साल पहले मिला था। कल जब पिताजी ने वॉर्म की लाश देखी तो उन्होंने उससे काली धुंध उठती हुई देखी। वह शक्ति स्पष्ट रूप से भौतिक देवता आल की निशानी थी, जो मिस्ट संगठन द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता थे और उनकी शक्ति का स्रोत भी थे। इसके आधार पर पिताजी ने निष्कर्ष निकाला कि चट्टान के नीचे के जादुई जानवर और डेथ वॉर्म सभी मिस्ट द्वारा मारे गए थे। पिताजी के निष्कर्षों को सुनकर मैं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका कि वे कितने अविश्वसनीय थे। केवल कुछ तलवार के घावों से वे एक ऐसे संगठन के अस्तित्व का अनुमान लगाने में कामयाब रहे थे जो 300 साल पहले गायब हो गया था। अंत में पिताजी ने मुझे बताया कि भले ही वे नहीं जानते कि वे लोग अचानक अग्रिम मोर्चे पर क्यों प्रकट हुए हैं, लेकिन मुझे अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। वे इस मामले की रिपोर्ट साम्राज्य को देंगे और इसकी गहन जांच कराएंगे। मामले को मुझे उजागर किए बिना इतनी अस्पष्टता से गुजरते देखकर मैंने राहत की एक बड़ी सांस महसूस की। पिताजी ने फिर पूछा कि क्या मैंने सुना है कि आज कौन आ रहा है। मैंने जवाब दिया कि मैंने पहले सुना था कि महाराज सम्राट आ रहे हैं। क्या वो आज था? पिताजी ने पहले इसकी पुष्टि की, फिर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा कि वे आज मुझसे एक एहसान मांगना चाहते हैं। पिताजी को एहसान शब्द का इस्तेमाल करते सुनकर मैं काफ़ी उलझन में पड़ गया। कुछ ही देर बाद बाहर तुरही की आवाज़ गूंजी, जिससे संकेत मिला कि सम्राट का काफिला आ चुका है। पिताजी मेरा और कई शूरवीरों का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि हम सभी उनका स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। जैसे ही सम्राट ने पिताजी को देखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वे जल्दी से घोड़े से उतरे और पिताजी को उठाते हुए कहा कि चूंकि वे पुराने दोस्त हैं, इसलिए ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, यह तुम्हारा बच्चा है ना विलियस? ये सुनकर मैंने जल्दी से झुककर अपना परिचय दिया। सम्राट ने पिताजी के कंधे पर हाथ थपथपाया और कहा कि इतनी कम उम्र के बावजूद मैं इतने खतरनाक अग्रिम मोर्चे पर आ गया हूँ। सचमुच पिताजी के बच्चे दूसरों से अलग थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि पिताजी मुझसे किसी महत्वपूर्ण काम में मदद मांग रहे थे, लेकिन पता चला कि वे बस चाहते थे कि मैं सम्राट का अभिवादन करने में उनके साथ रहूं। हालांकि मेरे पिछले जीवन में जब भी सम्राट आते थे, मैं केवल अपने कमरे में बंद रह सकता था और दूर से देख सकता था। इस बार पिताजी वास्तव में मुझे सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए साथ लाए थे, जिसने मुझे भावनाओं से भर दिया। इससे पहले कि मैं अपने विचार पूरे कर पाता, सम्राट ने कहा कि वे हमसे किसी का परिचय कराना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, बग्गी से एक युवा लड़की नीचे उतरी। उसने अपना परिचय उशुप साम्राज्य की 5वीं शाही राजकुमारी के रूप में दिया, जिसका नाम आयरीन शावेलिस था। मैंने उसके बारे में पहले भी सुना था। मेरे पिछले जीवन में उसे दुखद 5वीं राजकुमारी के रूप में जाना जाता था। उशुप साम्राज्य के सम्राट तियोना सेवलिस की 2 पत्नियां थीं। पहली पूर्व महारानी डायना क्वीगेल थीं, जिनका पहले ही निधन हो चुका था। दूसरी वर्तमान महारानी और साम्राज्य की वास्तविक सत्ताधारक तांद्रा नेफिलस थीं। पूर्व महारानी ने पहले राजकुमार और दूसरी राजकुमारी को जन्म दिया था, जबकि वर्तमान महारानी ने तीसरे राजकुमार और चौथे राजकुमार को जन्म दिया था। जहाँ तक 5वीं राजकुमारी आयरीन सेवलिस की बात है, वो आम मूल की एक अज्ञात रखेल की संतान थी। चूँकि वह कुलीन खून से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए लोग उसके साथ एक खाली उपाधि वाली राजकुमारी से बढ़कर कुछ नहीं व्यवहार करते थे। फिर भी उसने दूसरों की राय पर कोई ध्यान नहीं दिया। साम्राज्य की एक राजकुमारी के रूप में उसने अपनी हर जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा किया, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। इसके अलावा उसने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मेहनत से पढ़ाई की और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया। फिर भी उसका मेहनती और परिश्रमी स्वभाव कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा। अंत में उस पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया और उसे शाही राजधानी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में
कहा गया कि सीमांत क्षेत्रों के एक छोटे से द्वीप पर बीमारी के कारण अकेले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद नियति के कारण उसे दुखद राजकुमारी के रूप में जाना जाने लगा। अगर उसमें महत्वाकांक्षा की कमी होती और वो केवल अपने पास मौजूद शक्ति का आनंद लेती तो शायद वो अपना जीवन शांति से जी सकती थी। कुछ समय पहले पिताजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वे चाहते हैं कि मैं इस 5वीं राजकुमारी का ख्याल रखूं। उस समय मैंने उलझन में उनसे पूछा था कि वे वास्तव में मुझसे उसका ख्याल रखने की क्या उम्मीद करते हैं। पिताजी ने कहा कि मुझे बस उसके साथ अच्छे से घुलना मिलना है। इसके अलावा हम लगभग एक ही उम्र के थे और एक बार जब हम एकेडमी में प्रवेश कर लेंगे तो हम सहपाठी भी बन जाएंगे। मेरे पिछले जीवन में मैं उसके बहुत करीब नहीं था। क्लास जाने के रास्ते में मैंने केवल कभी कभार ही उसे कुछ बार देखा था। पिताजी ने फिर बात आगे बढ़ाई कि शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मेरे लिए बुरा नहीं होगा। हालांकि यह मुलाकात बहुत लंबी नहीं चलेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हम कम से कम एक दूसरे पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकेंगे। हालांकि मैं थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन मैं पिताजी के इरादे को समझ सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमारी और मैं करीबी दोस्त बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे और सम्राट थे। लेकिन वे जो नहीं जानते थे वो ये था कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना था। आयरीन और मैं कभी सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते थे क्योंकि मैं भविष्य की घटनाओं को प्रकट नहीं कर सकता था। मेरे पास फिलहाल पिताजी की इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद के समय में पिताजी सम्राट के साथ रहे क्योंकि उन्होंने अग्रिम मोर्चे के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जब हम एक नदी के पास पहुंचे तो आयरीन ने मुझसे पूछा कि पानी लाल क्यों है। मैंने उसे समझाया कि इस नदी को ब्लड रिवर कहा जाता है। यह पूरी लामिया घाटी को जोड़ती है। किंवदंती के अनुसार जादुई जानवर जो बहुत बूढ़े हो जाते थे या शिकार जारी रखने के लिए घायल हो जाते थे, वे स्वाभाविक रूप से नदी में कूद जाते थे। कई वर्षों में नदी जादुई ऊर्जा से संतृप्त हो गई, जिसने जानवर के शारीरिक तरल पदार्थों को भंग कर दिया और बनी रही। धीरे धीरे पूरी नदी लाल हो गई। ये सुनने के बाद आयरीन ने सदमे में पूछा कि क्या पानी मूल रूप से जादुई जानवरों का खून है। मैंने उसे बताया कि यह कमोबेश सही है। जादुई जानवर भी नदी से पानी पीते थे और यहाँ तक कि उसमें नहाते भी थे। इसलिए पानी गंदा था और उसे बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। उसने फिर मुझसे पूछा कि नदी के अंत में क्या छिपा है। मैंने उसे बताया कि वह दानव क्षेत्र था। उसने तुरंत पूछा कि क्या यह वही दानव क्षेत्र है जहाँ राक्षस जाति रहती है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, और अगर कोई नदी का काफ़ी दूर तक पीछा करे तो उसका सामना खुद दानव राजा से भी हो सकता है। मेरी बातों से उसे डर कर उछलते देखकर मैंने मन ही मन एक दबी हुई मुस्कान बिखेरी, ये सोचते हुए कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दानव राजा इंसानों के साथ साझा की जाने वाली सीमा के पास यूं ही प्रकट हो जाए। इसके अलावा ऐसा कौन पागल होगा जो इस नदी का पूरे अंत तक पीछा करेगा। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो अचानक आसमान में एक तेज़ रोशनी दिखाई दी। मैंने उसकी दिशा में देखा और महसूस किया कि यह तीसरे पश्चिमी आउटपोस्ट से आ रही थी। अगर सिग्नल सुनहरा था तो इसका मतलब था कि वे वर्तमान में वहाँ जादुई जानवरों से लड़ रहे थे। पिताजी ने तुरंत सभी को महाराज सम्राट की रक्षा करने का आदेश दिया। फिर रॉयल गार्जियन नाइट्स को तीसरे आउटपोस्ट को मजबूत करने के लिए अपने पीछे आने का निर्देश दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, सम्राट ने उन्हें रोका और कहा, विलियस, ये सचमुच मुझे आहत करता है। क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने और पहाड़ों पर चढ़ने आया हूँ? यह कहने के बाद सम्राट ने अपनी कमर पर लटकी अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार खींची। पिताजी सम्राट के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं रोका। सम्राट ने फिर अपने पीछे के सैनिकों को पिताजी की सेना में शामिल होने का आदेश दिया और घोषणा की कि हर कोई ड्यूक विलियस के आदेश का पालन करेगा। पिताजी ने फिर मुड़कर मुझसे भी साथ आने को कहा। बिना किसी झिझक के मैं तुरंत सहमत हो गया। यह सुनकर आयरीन ने आश्चर्य से पूछा कि क्या मैं भी जादुई जानवरों से लड़ सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं केवल पीछे से सहायता प्रदान करूंगा और उसे चुपचाप कैंप में लौटने की सलाह दी। मुझे आश्चर्यचकित करते हुए उसने भी साथ आने की जिद की। उसे इस तरह लापरवाही से व्यवहार करते देखकर मैं अवाक रह गया। लाचार होकर मैंने उससे कहा कि यह एक युद्ध का मैदान है, उसके घर का बगीचा नहीं। लेकिन वो हठपूर्वक बहस करती रही, इसलिए मैंने याकन को बुलाया। आदेश मिलने पर याकन आगे बढ़ी और घोषणा की कि वह शाही शूरवीरों के स्थान पर राजकुमारी आयरीन को सुरक्षित वापस कैंप तक पहुंचाएगी। आयरीन ने याकन की तरफ देखा और अहंकार से घोषणा की कि वह एक राजकुमारी है, इसलिए उसे छूने का साहस कौन करेगा। मैं करीब आया और उसकी तरफ ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, आपके इस हट के कारण दर्जनों शूरवीर अपनी जान गंवा सकते हैं। राजकुमारी साहिबा, क्या आप उन मौतों की जिम्मेदारी ले सकती हैं? मेरे शब्दों को सुनकर तुरंत उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने उससे बहस जारी नहीं रखी और बस उससे कहा कि अगर उसे नखरे दिखाने हैं तो उसे बस वापस चले जाना चाहिए। इस बीच तीसरे आउटपोस्ट पर भीषण लड़ाई चल रही थी। विशाल घोंघे शिविर की ओर बेरहमी से हमला कर रहे थे, जबकि शूरवीर उनका पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे थे। जब तक पिताजी सेना का नेतृत्व करते हुए पहुंचे, तब तक लड़ाई पूरे शबाब पर थी। उनके एक आदेश के साथ उनके पीछे के शूरवीर तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। सम्राट, जिन्हें आधिकारिक दस्तावेजों के अंतहीन ढेरों के नीचे दबा होना चाहिए था,
उन्होंने युद्ध के मैदान पर सहजता से एक 8 सितारा मैजिक मंत्र फूंक दिया। केवल एक वार से उन्होंने 4 या 5 विशाल घोंघों को तुरंत मार डाला। इंसान को यह समझना होगा कि 1 दर्जन उच्च पदस्थ शूरवीर भी ऐसे जादुई जानवरों के सामने लाचार होकर संघर्ष करेंगे। फिर भी जैसे ही मैंने इस दृश्य को सामने आते देखा, मेरा दिल पूरी तरह से शांत रहा। दूसरा जीवन जीने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह सम्राट वास्तव में कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मैजिक एसोसिएशन के वर्तमान प्रमुख की भी उनके सामने टिकने की बहुत कम संभावना होगी। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सम्राट होना महज उनका एक शौक था। वे बस सीमा सुरक्षा का निरीक्षण करने आए थे और जादुई जानवरों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसे लगभग एक संक्षिप्त अभ्यास की तरह मान रहे थे। शिविर में लौटने के बाद ड्यूक ने सहजता से पूछा कि क्या साम्राज्य के भीतर चीजें अभी भी स्थिर हैं। यह सुनकर सम्राट ने अपना कप नीचे रखा और स्वीकार किया कि हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं वास्तव में घट रही हैं। रईसों की हत्याएं तेजी से लगातार होने लगी हैं, जिससे पूरे साम्राज्य में दहशत फैल गई है। ड्यूक ने फिर पूछा कि क्या कोई सुराग है। सम्राट ने समझाया कि सभी मारे गए रईसों में एक बात समान थी, वे भ्रष्ट अधिकारी थे जो पहले से ही साम्राज्य की भारी जांच के दायरे में थे। इसके अलावा हर अपराध स्थल पर लाशों के चारों ओर काली धुंध पाई गई थी। बाद में ड्यूक ने बताया कि कैसे उन्होंने कल अग्रिम मोर्चे पर भी काली धुंध की खोज की थी। ऐसा लग रहा था कि जो संगठन 300 साल पहले गायब हो गया था, उसने एक बार फिर हलचल शुरू कर दी है। भले ही उन लोगों ने कचरे के कुछ टुकड़ों को खत्म कर दिया था जिनसे साम्राज्य सार्वजनिक रूप से नहीं निपट सकता था, लेकिन राष्ट्र के शासक के रूप में सम्राट कभी भी किसी संगठन को शाही अधिकार से ऊपर खड़े होने की अनुमति नहीं देंगे। जो चीज वास्तव में उनके लिए सिरदर्द बनी हुई थी वो यह थी कि एक निश्चित रईस ने यह दावा करते हुए अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था कि हत्याओं के पीछे का असली मास्टरमाइंड वास्तव में उनकी अपनी 5वीं राजकुमारी है। हालांकि वे स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि कोई उस बच्ची का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ड्यूक तुरंत समझ गए कि यह शाही आंतरिक सत्ता संघर्षों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीकों में से एक था। फिर एक गंभीर भाव के साथ उन्होंने ड्यूक से कहा कि वे एक करीबी दोस्त के रूप में उनसे एक एहसान मांगना चाहते हैं। अगर वे उनसे पहले मर जाते हैं तो वे चाहते थे कि ड्यूक उनके बच्चों का ख्याल रखें। ड्यूक ने जवाब में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी मुट्ठी अपने सीने पर रखी और घोषणा की कि वे राजा के आदेश को कभी विफल नहीं होने देंगे। अपने टेंट में लौटने के बाद मैंने एमिली को आज हुई हर बात के बारे में बताया। सुनने के बाद एमिली ने पूछा, बस इतना ही? तुम्हारे और 5वीं राजकुमारी के बीच कुछ नहीं हुआ? उलझन में मैंने उससे पूछा कि और क्या होना चाहिए था। मैंने केवल उसे एस्कॉर्ट करने का काम पूरा किया था, मैं उसे डेट पर नहीं ले जा रहा था। अगले ही सेकंड एमिली ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए और घोषणा की कि अगर मैं इसी तरह व्यवहार करता रहा तो मैं अकेला ही बूढ़ा हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा, बड़ी बहन, मैं अभी 10 साल का भी नहीं हुआ हूँ। उसके बाद मैं मुड़ा और शिकार के लिए चुपके से बाहर निकलने की तैयारी की, उसे हमेशा की तरह याद दिलाते हुए कि किसी को पता न चले कि मैं टेंट में अनुपस्थित हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा उठाया, मैंने बाहर काले कपड़ों में एक आकृति खड़ी पाई। उस दृश्य ने एमिली को इतना डरा दिया कि उसकी जान ही निकल गई। वो व्यक्ति अंदर आया, अपना हुड हटाया और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाने की योजना बना रहा हूँ। उसने फिर पूछा कि क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ तो क्या मैं उसके साथ कुछ देर बातचीत कर सकता हूँ। जैसे ही एमिली ने पहचाना कि आगंतुक राजकुमारी आयरीन थी, उसने जल्दी से खुद को संभाला और गर्मजोशी से उसका अंदर स्वागत किया। टेंट में प्रवेश करने के बाद आयरीन ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैं कितने समय से अग्रिम मोर्चे पर रह रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि 1 महीना हो चुका है। फिर पूछा कि वो इतनी देर रात मुझसे मिलने क्यों आई है। वो ऐसी लग रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अचानक झिझक गई। फिर उसने एमिली से पूछा कि क्या वो एक पल के लिए बाहर जा सकती है। एमिली ने तुरंत स्थिति को गलत समझा और मान लिया कि हमारे बीच किसी तरह की रोमांटिक मुलाकात होने वाली है, इसलिए वो हमें अच्छे से घुलने मिलने के लिए कहते हुए समझदारी से टेंट से बाहर चली गई। एमिली के जाने के बाद मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अपने पिछले जीवन की उम्र को शामिल करूं तो मैं पहले ही 40 साल से अधिक का हो चुका हूं। इस छोटी बच्ची के साथ घुलने मिलने के लिए वास्तव में क्या था। मुझे चुप देखकर आयरीन ने सन्नाटा तोड़ने की पहल की। उसने कहा कि वह दिन के दौरान अपने स्वार्थी व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आई है। चूंकि राजकुमारी खुद इतनी ईमानदारी से माफ़ी मांग रही थी, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उसे माफ़ करना चुना। फिर उसने स्वीकार किया कि वह मुझसे ईर्ष्या करती है। उसने कहा कि मेरे आसपास के सभी लोग मुझे स्वीकार करते हैं और मैं बहुत परिपक्व और भरोसेमंद भी हूँ। उन शब्दों को सुनकर तुरंत मेरा भाव गंभीर हो गया जब उसने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि भविष्य में जब हम एक साथ एकेडमी में प्रवेश करेंगे तो हम अच्छे से घुल मिल सकेंगे। मैंने सीधे तौर पर एक त्वरित माफ़ी के साथ उसकी बात बीच में ही काट दी और उसे सीधे बताया कि मैं उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर वो विशेष रूप से हमारी दोस्ती को गहरा करने यहाँ आई है तो उसे बस वापस चले जाना चाहिए। आयरीन ने स्पष्ट रूप से मुझसे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसने समझाया कि वो केवल मेरे साथ ठीक से घुलना मिलना चाहती थी। फिर मुझ पर बहुत कठोर होने का आरोप लगाया। उसने यहाँ तक पूछा कि क्या मैं भी सोचता हूँ कि वो एक बेकार राजकुमारी है जिसके पास एक खाली उपाधि के अलावा कुछ नहीं है। जवाब में
मैं बस चुप रहा। शाही परिवार के आंतरिक संघर्षों में उलझने की मेरी रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी। यह देखकर कि मैंने बोलने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि वह समझ गई है। उसने स्वीकार किया कि अभी वह सचमुच मेरे लिए कोई लाभ नहीं ला सकती है। जैसे ही वह बाहर निकलने के रास्ते पर मेरे पास से गुजरी, उसने चुपचाप परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, तुम सचमुच एशल से पूरी तरह अलग हो। जैसे ही मैंने अपने बड़े भाई का नाम सुना, मेरा दिल हिंसक रूप से कांप उठा। मैं जल्दी से मुड़ा, उसे पकड़ा और जानना चाहा कि वह मेरे भाई से कब और कैसे मिली थी। आयरीन ने समझाया कि वे पिछले साल रॉयल एकेडमी का दौरा करने के दौरान अप्रत्याशित रूप से मिले थे। उसने यह भी कहा कि उसने उसे सलाह दी थी, उससे कहा था कि वह दूसरे लोगों की राय की परवाह न करे और उसे केवल एक राजकुमारी के रूप में कड़ी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। यह सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरा बड़ा भाई सचमुच उसे ऐसी सलाह दे। मेरे पिछले जीवन में मैं उसी की वजह से मरा था। उसके असली स्वभाव को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि समय के इस मोड़ तक उसने 5वीं राजकुमारी को बर्बाद करने के लिए पहले ही ज़मीन तैयार करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं उसे मेरे भाई से दूर रहने की चेतावनी देने वाला था, बाहर अचानक एक उन्मत्त खतरे की घंटी बज उठी। उस पल एमिली घबराहट में वापस टेंट में भागी। लेकिन इससे पहले कि वो भागो शब्द भी चिल्ला पाती, हमारे टेंट की छत को एक विशाल लकड़ी के खंभे ने आर पार कर दिया। जबरदस्त प्रभाव ने एमिली को प्रवेश करते ही पीछे की तरफ उड़ा दिया। जैसे ही आसपास के शूरवीरों को एहसास हुआ कि यह मेरा टेंट था जिस पर हमला हुआ था, उन्होंने तुरंत आदमियों को इकट्ठा किया और वहां लपके। वापस उठने के बाद एमिली ने अपनी खुद की चोटों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय हमें जल्दी से भागने के लिए बेताबी से चिल्लाई। जब ऑगरे ने देखा कि मलबे के भीतर कोई हलचल नहीं है, तो उसने विशाल लकड़ी के खंभे को एक बार फिर उठाया। हमले की खबर जल्दी ही ड्यूक और सम्राट के टेंट तक फैल गई। जैसे ही उन्होंने सुना कि शिविर के पीछे के सीमावर्ती क्षेत्र पर उच्च स्तरीय जादुई जानवरों द्वारा हमला किया गया है और राजकुमारी आयरीन भी इसमें फंस सकती है, सम्राट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सभी शाही सैनिकों को सुदृढ़ीकरण के रूप में वहां जाने का आदेश दिया और घोषणा की कि उन्हें हर कीमत पर राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सैनिकों के चले जाने के बाद सम्राट समझ नहीं पा रहे थे कि आयरीन पहली बार में ऐसे खतरनाक सीमावर्ती क्षेत्र में क्यों गई थी और न ही वो किससे मिलने गई थी। इस बीच नष्ट हुए टेंट से भागने के बाद मैं परछाइयों में छिप गया और शिविर का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि वहां न केवल ओग्रेस थे, बल्कि डेथ वॉर्म्स और अन्य उच्च स्तरीय जादुई जानवर भी थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये राक्षस समूहों में सीमा क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। मेरे पिछले जीवन में समय के इस मोड़ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अस्तित्व ने पहले ही कुछ घटनाओं को बदल दिया था, जिससे भविष्य उस भविष्य से अलग हो गया जिसे मैं कभी जानता था। मेरे पीछे अभी भी हिली हुई एमिली, राजकुमारी आयरीन और उसके 2 शाही रक्षक खड़े थे। एक बार जब एमिली होश में आई तो वो रो पड़ी और कहा कि उसने सोचा था कि मैं अभी मलबे में दबकर मर गया हूँ। उसने यहाँ तक घोषणा की कि वह भविष्य में कभी मेरी नज़रों से दूर नहीं होगी। सच तो यह था कि जिस सटीक क्षण लकड़ी का खंभा नीचे की ओर गिरा, मैंने तुरंत आगे लपक कर आयरीन को पकड़ा और रास्ते से हट गया था। मैंने पहले दानव राजाओं के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। मैंने इन जैसे इतने सारे जादुई जानवरों का वध किया था कि मैं बहुत पहले ही गिनती भूल चुका था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं इस तरह की चीज़ से मर जाऊं। उस पल आयरीन इस बात की चिंता करने लगी कि क्या शिविर में शूरवीर सुरक्षित हैं। एमिली ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता न करे, क्योंकि शूरवीर सभी बहुत मजबूत हैं। आयरीन ने फिर खुद को दोष देना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अगर वो यहाँ नहीं आई होती तो उसके साथ आए शूरवीर खतरे में नहीं पड़ते। उसके पीछे खड़े गार्डों में से एक तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा और कहा कि वे ठीक हैं। राजकुमारी की रक्षा करना शाही शूरवीरों का कर्तव्य था और अपनी जान की बाजी लगाना भी इसके लायक होगा। अचानक मैंने एक ऊंची चीख के साथ उनकी बात बीच में ही काट दी और सभी को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शूरवीर के पीछे हाथों का एक विशाल जोड़ा प्रकट हो चुका था। जीव ने उसे एक पल में पकड़ लिया। यह देखकर मैं तुरंत आगे लपका और आयरीन को पीछे हटने के लिए कहा। फिर भी शूरवीर को तुरंत खाने के बजाय राक्षस ने उसे अपनी नाक की तरफ उठाया और उसे सूंघा। फिर उसने उसे सहजता से अपने पीछे फेंक दिया। उस एक हरकत ने मेरे पहले के संदेह की पुष्टि कर दी। ये राक्षस विशेष रूप से मुझे निशाना बना रहे थे।